धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो घटनाएं उत्तर प्रदेश में ऐसी हुई हैं जिस पर बहुत बात होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज मीडिया की क्या स्थिति बनकर रह गई है या मीडिया ने अपनी स्थिति क्या बना ली है, तो उस वजह से उन मुद्दों पे बात नहीं हो पा रही है। पहली घटना हुई अयोध्या, जिसे आप कह सकते हैं रामनगरी। वहाँ पर एक दरोगा, एक सिपाही एक पशुओं से भरी हुई गाड़ी को रोक लेते हैं। उसमें जो पशु व्यापारी है नूर मोहम्मद, उसको नीचे उतार लेते हैं, और जो ट्रक ड्राइवर है राजनारायण यादव, उसको भी नीचे उतार लेते हैं। उससे कुछ बातचीत कर रहे हैं, चेकिंग के नाम पर जो भी उनकी चल रही है। उसी दौरान अचानक एक ट्रक आता है और इन चारों को रौंद देता है। एक शख्स जो पशु व्यापारी, उनकी मौके पर मौत हो जाती है। ड्राइवर जो है उसकी जिला अस्पताल में मौत हो जाती है, और सिपाही जो उपेंद्र सिंह है उनकी लखनऊ के अस्पताल में मौत हो जाती है। जबकि दरोगा गजेंद्र सिंह अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर फरार है, अभी तक उसका पता नहीं लग पाया है। ये कह रहे हैं चेकिंग की बात, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पशुओं की भरी हुई गाड़ी को रोककर अवैध उगाई की जा रही थी। दूसरी खबर आई मुरादाबाद से। यहाँ का मंझौला थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे नेशनल हाईवे जो है, जो लखनऊ दिल्ली हाईवे का आप उसे कह सकते हैं, वहाँ पे इनोवा कार में सवार होकर ट्रैफिक पुलिस के कुछ सिपाही, इंस्पेक्टर, तमाम लोग सुबह 4:30 बजे के आसपास एक पिकअप वैन को रोक लेते हैं जो मजदूरों से भरी हुई है। उससे शायद को डील कर रहे हैं। उसी दौरान उन्हें एक डबल डेकर बस दिखाई देती है, उसे रुकने की इशारा करते हैं, लेकिन बस रुकने के बजाय बेकाबू हो जाती है और जाके पिकअप में घुस जाती है और पलट जाती है। उसके बाद वहां पर एक सिपाही समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। बाद में खबर आती है कि एक शख्स की और मौत हो चुकी है, यानी कि उस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 13-14 लोग उस पूरे मामले में घायल हैं। बताया जाता है ये लोग वहां पे खड़े होकर अवैध उगाई कर रहे थे। तो अयोध्या में भी अवैध उगाई, मुरादाबाद में भी अवैध उगाई। तो ये अवैध उगाई के चलते अपनी जान भी गंवा रहे हैं, जानें भी जा रही हैं। तो ये सब चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पे बात होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे पहलू उभरते हैं। एक पहलू ये अवैध उगाई का उभरता है। दूसरा ये जो 2 लोग सिपाही अब इस दुनिया में नहीं रहे, या जो वो आम लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बारे में क्या होना चाहिए। और तीसरा, क्या ये इत्तेफाक है कि दोनों जगह पे ट्रक चढ़ा दिया गया, या जानबूझ के ड्राइवर्स के अंदर कुछ ऐसा गुस्सा है कि पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रक ही चढ़ा दो उनके ऊपर। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इन्हीं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विजेंद्र यादव जी। मैं इनका एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू आपके सामने पहले जूम के जरिए रख चुका हूं, लेकिन आज ये दिल्ली पहुंचे, इत्तेफाक से बात हुई तो मुझे लगा कि आज इनको स्टूडियो बुला लिया जाए। तो स्टूडियो पहुंच चुके हैं और इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना दी है और पुलिस में एक लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है, और शायद ये इस बार 2022 के चुनाव में आपको नजर भी आ सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे इन दोनों घटनाओं को लेकर। विजेंद्र जी, ये बताइए, ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं सर, इसको लेके आपका पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए साहब, पहला रिएक्शन तो हमारा ये है कि ये घटनाएं जो हुई हैं मुरादाबाद में, ये बहुत दुखद घटना है। और इंस्पेक्टर अपने आदेश से सिपाहियों को लेकर के वसूली के लिए गए, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख का विषय है। और सबसे बड़ा दुख का विषय, इंस्पेक्टर इतना संवेदनहीन है कि वो सिपाही की डेड बॉडी को वहीं छोड़ के भाग गया। जबकि मानवता ये कहती है कम से कम डेड बॉडी को मतलब जो है उसका सम्मान करते हुए, उसको यथोचित सम्मान देते हुए उसको ले जा करके उसका क्रियाकर्म वगैरह करवाना चाहिए था, और वो वहाँ डेड बॉडी छोड़ के भाग गया। इसी तरह से अयोध्या के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही सब इंस्पेक्टर कर्मचारियों को लेकर के वो भी चेकिंग कर रहा था। और उगाही का मामला है, जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो उगाही के मामले में ये उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की उगाही हर प्रति माह की जाती है। और उस पर जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा है और कहा भी है कि आप जो है इस पर जांच करिए। उस पे हम आएंगे, क्योंकि आपने एक एफआईआर भी दर्ज कराई और वो कई 100 करोड़ के घोटाले का इन्होंने आरोप लगाया है। उस पर भी बात करेंगे, पिछले इंटरव्यू में भी उस पर बात कर चुके हैं, आज विस्तार से उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल मुरादाबाद वाले उस घटना पे। इंस्पेक्टर का भाग जाना अपने सिपाही को छोड़कर, ये क्या दिखलाता है? इंस्पेक्टर ये अपनी उपस्थिति वहाँ दिखाना नहीं चाहता था, मुकदमे से बचना चाहता था, क्योंकि अगर वो वहाँ रहता तो शायद उस पर और ज़्यादा कार्रवाई हो सकती थी। क्या सोच के साथ वो भागा होगा वहाँ से, क्या लगता है आपको? वो सिर्फ यही सोच के भागा है कि हमारी उपस्थिति यहाँ ना दिखाई दे
और सिपाही कर रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पाया और उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं आशा करता हूं कि कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपको लगता है सिर्फ ये इंस्पेक्टर जो हैं थानों पे बैठे हुए, या जो ट्रैफिक में इंस्पेक्टर हैं, या अपने सिपाहियों से, अपने दरोगाओं से ये उगाई करा रहे हैं, या ये उगाई का नेटवर्क नीचे से लेके ऊपर तक चल रहा है और जो आईपीएस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, आईपीएस तो इन्वॉल्व है ही है। यहाँ तक कि ये सारी उगाही जो जनता से की जा रही है इसमें डीजीपी तक सम्मिलित हैं। नहीं तो हमारी समझ में आता है कि मैं 100 करोड़ का आरोप लगा दूंगा, आरोप तो हमारी समझ में आता है कि ये 200 करोड़ से भी ऊपर का है प्रति माह का। और ये इसके लिए मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीबीआई जांच की मांग भी की है। और अगर ये मांग नहीं होगी तो माननीय उच्च न्यायालय से इसका आदेश कराया जाएगा, क्योंकि ये मांग की जाए जब तक जनता के साथ ये पुलिसकर्मियों का व्यवहार अच्छा नहीं होगा और ये अवैध वसूलियां करना, कर्मचारियों के साथ जो है कार्रवाई के नाम पर पैसा वसूली करना, इसका सारा दारोमदार जो है पुलिस उच्चाधिकारियों का है, पुलिस अधीक्षकों का है, थाना अध्यक्ष और इंस्पेक्टरों का है। इन्हीं की वजह से ये जो है कानून व्यवस्था सब गड़बड़ा रही है। कर्मचारियों के साथ अन्य अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, कुछ आपने भी राजनीतिक पार्टी बना ली है तो राजनीति का भी सवाल हो जाना चाहिए ना। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो है ईडी ने भी नोटिस जारी कर दिया है अनिल देशमुख को कि आओ बताओ 100 करोड़ रुपए की उगाही कैसे करवा रहे थे, क्योंकि आपने जानते ही हैं वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उन्होंने खुलासा किया जिसके बाद उनको कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में ऐसी खबरें आती हैं तो मुद्दा बनती हैं मीडिया में, मीडिया उनको दिखाता है? उत्तर प्रदेश में आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कराइए, वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है, क्या इसलिए क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है? जी हाँ, भाजपा की सरकार होने की वजह से मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और उसमें जो मूल्य में डीजीपी बिजलाल जी वो भाजपा से राज्यसभा मेंबर भी हैं। तो भाजपा जो है अगर विरोधी के ऊपर कोई वो होता है तो बड़ी जल्दी एक्शन में आती है। कर्मचारी का मामला हो तो बड़ी जल्दी एक्शन में आती है कि भ्रष्टाचार कर लिया, और अधिकारियों का मामला है तो उसमें चुपचाप बैठी है। चलिए मैं आपके याद दहानी के लिए एक चीज़ दिला देता हूँ, याददाश्त आपकी ताज़ा करा देता हूँ। ग्रेटर नोएडा, नोएडा के नाम से जिसे आप जानते हैं, असल में उस ज़िले का नाम गौतम बुद्ध नगर है। वहाँ के एसएसपी वैभव कृष्ण एकदम ईमानदार, पैसे के मामले में, कैरेक्टर के मामले में उन पर कुछ सवाल खड़े हुए, वही एक अलग मुद्दा है। तो उन्होंने बाकायदा खुलासा किया कि जितने ये एसएसपी हैं ये पैसे दे के पोस्टिंग पाते हैं और फिर उसके बाद ये ज़िलों में थानों और चौकियों को बेचते हैं, उसके ज़रिए लाखों कमाते हैं। हालांकि उनको वहां से हटा दिया गया और उन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें से एक का नाम अजय शर्मा भी है, जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया जाता है। वो खुलासा जो है, क्या उस खुलासे को लेकर आपने देखा कोई बेचैनी पुलिस में है, कोई हंगामा सरकार में है? क्या वो कितना बड़ा खुलासा था जो वैभव कृष्ण ने किया था? जी हाँ, वैभव कृष्ण जी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं। वैभव कृष्ण ने जहाँ भी रहे हैं वहाँ वसूली बंद कराई है। वो वाराणसी में भी रहे, उन्होंने भी अपना नंबर दे रखा था, अगर कोई इस तरह वसूली वाली बात हो तो वो हमें तुरंत सूचित करे। वैभव कृष्ण जी जहाँ भी रहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। ऐसे कुछ आईपीएस ईमानदार किस्म के हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बेईमान हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि भ्रष्टाचारियों का तादाद बहुत ज्यादा है पुलिस विभाग में। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा यादव जी, आप कह रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया और अभी तक आप 2 बार कह चुके हैं। जी हाँ। वैभव कृष्ण जी ने इतना बड़ा खुलासा बाकायदा सबूत के साथ किया, कोई बेचैनी, कोई हलचल सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दी। तो आपको लगता है आपके लेटर लिखने से सरकार क्या जागेगी? वो जानबूझ के आंख मीचे हुए, आपको नहीं लगता? देखिए, सरकार को जागना पड़ेगा। इतनी बड़ी वसूली है, ये मुद्दा बनेगा, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर होगी और जब वहाँ से न्याय आदेश हो जाएंगे जांच के तो इन्हें जांच करना पड़ेगी। और यहाँ तक कि और इनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरह। तो ये विपक्ष भी इसको मुद्दा बना लेगा, सारे विपक्ष बना लेगा। और रक्षक जन मोर्चा पार्टी का तो मुद्दा ये है ही, अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समाप्त करके नया राजनीतिक परिवर्तन लाने का तो मेरा संकल्प ही है। ठीक है।
आपका संकल्प है, चलिए वो सिद्धि तक भी पहुंचे, भाजपा वाले स्टाइल में बात कर लेते हैं ना, संकल्प पे सिद्धि की ओर, वो सिद्धि तक भी पहुंचे। लेकिन आप खुद एक इंस्पेक्टर रहे हैं और अभी आपने कहा कि वो इंस्पेक्टर जो है वो उगाही करवा रहे, पर मुझे लग रहा है जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ से डीजीपी तक सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। हर किसी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बंगला खरीदना है, हर दरोगा थानेदार को कार रखनी है, कहीं प्राइवेट में जो है एक अलग से फ्लैट भी रखना है, चश्मा रिबैन का यूज़ करना है, जूते और सिविल ड्रेस में रहना। आपको नहीं लगता कि खुद पुलिस वाले आज इतने जो है भौतिकवादी हो गए हैं कि उन्हें भी कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए वो उगाही करते हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं मैं मान सकता हूँ। इसकी उगाही जो है, हमारे कर्मचारी 95% तो डेड ऑनेस्ट हैं। रहा 5% का बात, तो 5% के जो कर्मचारी हैं वो अधिकारी उन पर दबाव दे के वसूली करवाते हैं, और अगर वो वसूली नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी कि उच्च अधिकारी को आदेश की अवहेलना इन्होंने की है, इसलिए इनके खिलाफ 14 बन की कार्रवाई की जाती है। क्या आप कोई प्रैक्टिकल बता सकते हैं? आप भी खुद पुलिस में रहे हैं, आपसे कहा गया कि कभी उगाही करवाई है? बिल्कुल उगाही करवा के ये लिफाफा जाता है। अच्छा। मैं खुद पुलिस विभाग में रहा हूँ। हाँ। एसएसपी को लिफाफा जाता, सीओ को लिफाफा जाता है, डीआईजी को लिफाफा जाता है, एडीजी तक तो मैंने देखा है। क्या वो लिफाफा जांच जो मुकदमों की होती है उसके एवज में जाता है या जाता ही जाता है हर महीने? वो जाता ही जाता है, अवैध वसूली वगैरह करके, कई ट्रकों से पैसा लेना, डंपर से पैसा लेना, ठेकेदारी अवैध शराब का पैसे लाना, गांजा बिकवा के पैसा लाना, और वो बेचना वाली तो वो अलग बात, वो तो उनको लेना ही लेना है। नहीं तो दरोगा को वो जो है बेड एंट्री दे देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, उसका प्रमोशन रोक देंगे। वो तो वो करते ही करते हैं, अधिकारी पद पावर का दुरुपयोग करते हैं, और अपने पद पावर का दुरुपयोग करके पुलिस अधिकारियों के दंड नियमावली का भी उल्लंघन करते हैं जी, और कर्मचारियों को प्रताड़ित परेशान करते हैं। आप ये कह रहे हैं उनके पास पावर्स होती हैं, वो अधिकारी कर्मचारियों को दबा लेते हैं और उसके जरिए वो अपने तमाम चीज़ें मनवाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो बातें आज आप रख रहे हैं पुलिस में नहीं है, जब आप पुलिस में होते हैं, मैं आपको इंडिविजुअल पे नहीं कह रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, तब क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे से आला अधिकारी उगाही करवा रहे हैं? देखिए सर, मैं जो है पुलिस विभाग में था और 84 से करके सदैव अधिकारियों का विरोध किया है मैंने, और 2009 में भी हमने जो है, जब मैं पुलिस में था, थाना जमनिया में पोस्ट था, गाजीपुर में था, तब भी मैंने अधिकारियों अवैध वसूली का विरोध किया है। और विरोध के साथ साथ इतना नहीं विरोध किया है, बीआईएल दाखिल करके कटौतियां बंद कराई, इसके बाद जो है इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, जो जांच चल रही है। तो ये इनका तो विरोध में सदैव पीआईएल है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम मत लीजिएगा, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, संक्षेप में आप बताइएगा क्या वो पीआईएल है जो आपने मुकदमा दर्ज कराया जिसमें आप कहते हैं कि लाखों करोड़ का वो घोटाला? क्या है वो 10 रुपया शिक्षा, 5 रुपया रक्षा, 2 रुपया मंदिर और 4 रुपया डीएफ, 4 रुपया जिला फंड और 4 रुपया मैस रिजर्व फंड के नाम से ये प्रति कर्मचारी के साथ 25 रुपये की कटौती करते हैं। 25 रुपये के हिसाब से ये 10,50,000 महीने, 10 करोड़ 50 लाख साल की अवैध कटौती की जाती थी। और ये कटौती जो है इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। मेरे संज्ञान में आया तो मैं जमनिया में पोस्ट था, लोगों ने हमको मना भी किया कि अरे तुम पत्थर से सर टकरा रहे हो, क्या कर लोगे, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि नहीं हम तो लड़ेंगे। और हमने पीआईएल दाखिल की 68,426 2010, उसमें कटौती बंद के आदेश हुए। जब कटौती बंद के आदेश हुए तो हमने सोचा ये अवैध कटौती है, तो हमने उठा के मुकदमा लिखवा दिया 0693। और कितने करोड़ का जो घोटाला है वो आपके 5 अरब 25 करोड़ का घोटाला है ये। 5 अरब 25 सन 1961 से कटौती कर रहे हैं। 525 करोड़ का घोटाला? हाँ जी हाँ, 525 करोड़ का घोटाला। जी हाँ, 5 अरब 25 करोड़। जी हाँ, वही 525 करोड़ का घोटाला आप बता रहे हैं और आपने एफआईआर दर्ज करा दी है। कितने दिन एफआईआर दर्ज हुए वो हो गए, और क्या उसमें कोई जांच हो भी रही है? उसकी जांच कर रहे हैं एसएसआई कोतवाली, उदय शंकर मिश्रा कर रहे हैं, वो फाइल को दबाए रखे। आईपीएस की जांच एक दरोगा कर रहा है? जी हाँ, कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई हमारे बस की नहीं है। इसके संबंध में मैंने मानी उच्च न्यायालय। क्या मजाक नहीं लगता आपको कि आईपीएस की जांच एक दरोगा कर रहा है? जी हाँ, ये तो मजाक तो लग ही रहा है, लेकिन हमने याचिका दायर कर रखी है कि इसकी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। और इसी संबंध में जो ये घोटाला हो रहा है 100 करोड़ का, कल थाने थाने से वसूली हो रही है,
पुलिस अधीक्षकों द्वारा, थाना अध्यक्षों द्वारा कराई, इसकी भी मैं जांच कराने के माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा रहा हूं। और ये तो मैं घोटाला कटौती बंद करा के ही मानूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि आपने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, अब जानबूझ के उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आदित्यनाथ योगी का राज है, ये तमाम एलिगेशन लगा रहे हैं? नहीं, ये हम कोई एलिगेशन, जो भी एलिगेशन में लगाऊं 100% सही लगा रहा हूं। इसकी जांच कर ली जाए, चाहे मीडिया कर ले, चाहे जज साहब कर ले, चाहे सीबीआई कर ले। पुलिसकर्मी खुद चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। आपको एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूं मिर्ज़ापुर का। मिर्ज़ापुर में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे। लॉकडाउन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शनिवार इतवार को होता है। इतवार के दिन जो है डीएम चंदौली पहुंचे और उनसे कहा कि भाई हमको दर्शन करने 18-20 आदमी लेकर के पहुंचे। तो कर्मचारियों ने, चूंकि डीएम चंदौली थे, उनके दबाव में आके उनको दर्शन कराने चले गए। इतने में वहाँ पंडा लोग आ गए, बोले हमारे लोगों को भी दर्शन कराओ 15-20 आदमी को लेके। तो वहाँ मनोज नाम का एक पंडा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उस पर 15 मुकदमे भी हैं। इससे पहले सुरक्षा प्रभारी एक मिश्रा जी थे, उनको भी मार चुका। 1 महीना इलाज चला तब वो ठीक हो पाए। अरे इसके बाद जब वो आया तो अभी लेके, तो पुलिसकर्मी ड्यूटी में मौजूद थे, लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। तो वो दरोगा अजय यादव के थप्पड़ मार दिया उसने। जब थप्पड़ मार दिया अजय यादव के, तो पुलिसकर्मी वहां रुके थे, उन्होंने उसको रोका। तो अब देखिए, बड़ा मतलब हमें तो बड़ा अचंभा होता है। कप्तान लिख रहा है कि आप संपूर्ण लॉकडाउन था, आप संपूर्ण लॉकडाउन में मनोज नाम के पंडा आया अपने लोगों को लेकर के, और आपने उसको रोका, और इसलिए अभद्र व्यवहार की आपको निलंबित किया जाता है। अगर उसको तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन इनाम तो छोड़ो, बाद की बात। साधु जी सत्ता में बैठे हैं, सीएम जो हैं वो साधु हैं उत्तर प्रदेश के, आप साधुओं को पीटेंगे पुलिस वाले होके, तो बचेंगे कैसे? अरे साधुओं को पीटा कहाँ है? पीटा होता तब तो कार्रवाई होती, तो हम उसका सपोर्ट करते कि भाई पुलिस कर्मियों ने गलत किया। पुलिस कर्मी उनको रोक रहे थे, लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे, तो नियमानुसार। खबर तो यही है कि पुलिस वालों ने मारा और एसएसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड वो यही तो एसपी की गलती है कि एसपी को जांच का ना सीसी फुटेज पे हाथ तो पंडा ने पहले उठाया है ना उसके ऊपर। तो पुलिसकर्मियों ने उसको रोक दिया, तो नियम ये था, पहले तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई हो के बोले लॉकडाउन को उल्लंघन किया, मुकदमा कायम हो, डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, कि आप डीएम होते हुए और लॉकडाउन का उल्लंघन किया आपने। इसके बाद दूसरा पंडा के खिलाफ होना चाहिए। अगर इसको आप ऐसे भी तो समझिए, डीएम आए। एक मिनट, जैसे ये होता है कि 2 मुकदमा अगर किसी पे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन उस पर रासुका लगवा देते हैं, और उस पर तो 15 मुकदमे हो, पुलिस को 2-3 बार मार भी चुका है, उसको के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ एक बात आप ये भी तो कह सकते हैं, डीएम आए तो उनको जाने दे रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि डीएम साहब है। लेकिन एक आम आदमी यानी कि जिसे आप पंडा कह रहे हैं, वो अगर आ रहा है तो उसे जाने नहीं दे रहे हैं, उसे कानून समझा रहे हैं। तो ये आपको कम से कम डीएम के मामले में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए था पुलिस को? बिल्कुल करना चाहिए था। पुलिस को जानकारी नहीं है, ये लोग कम पढ़े लिखे। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पास की है कि अगर अधिकारी कोई गलत आदेश देता है तो उसका पालन न किया जाए तो अनुशासनहीनता की परिधि में नहीं आता है, उनको रोक देना चाहिए था। अब कर्मचारी को जानकारी नहीं है, उसने कहा साहब जी हम चंदौली हैं जिलाधिकारी, चलो ठीक है, समझते हैं। वक्त का थोड़ा तकाजा है, एक आखिरी सवाल ले लेते। क्या आपको लगता है जो ये भ्रष्टाचार का पूरा गोरख धंधा उत्तर प्रदेश पुलिस में चल रहा है, जिसकी 2 वानगियां हमने आपके सामने अयोध्या और मुरादाबाद की रखी हैं, रुक पाएगा ये भ्रष्टाचार तो रुक के रहेगा और इसको रोका जाएगा, हर कीमत पर रोका जाएगा। अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जवान और किसानों की समस्याओं के निदान के लिए मैंने रक्षक जन मोर्चा पार्टी का निर्माण कर दिया, बना दिए, और 2022 में जो है ये जो है एक नया राजनीतिक परिवर्तन लाएगी और जरूर भ्रष्टाचार मिटेगा, अन्याय, अत्याचार, शोषण। बहुत शुक्रिया। वहाँ पुलिस से एक नेता वाकई में बन चुके हैं, और आखिर में आपने जो कहा कि 2022 में हमारी सत्ता आएगी तो हम सब ठीक कर देंगे, तो देखना दिलचस्प होगा इनकी पार्टी कितना कमाल कर पाएगी, या जो ये मुद्दे उठा रहे हैं पुलिस से जुड़े हुए मामले, वो कितना असर डाल पाएंगे।
लेकिन तजर्बा तो पुलिस का रखते ही हैं अंदर। इन्होंने लिफाफे वाली भी बात की है, हालांकि लिफाफे में कितना जाता है इस मुद्दे पे फिर और बात करेंगे, क्योंकि इनके पास और भी कई घोटालों के जुड़े हुए मामले हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।